मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा 2027 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके वेदार्थ क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। इन 50 सवाल में से आप लोग कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर बताना। और ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। और 50 में कितना सही कर पाते हैं, कितना गलत होता है, आप लोग इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो पहला सवाल है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, या ऐसे सवाल पूछ सकता है कि बिहार और झारखंड कब अलग हुआ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। झारखंड राज्य का गठन पूछे तब, या बिहार से झारखंड कब अलग हुआ तब, ये सवाल पूछे तब। सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। या आप ऐसे बोल सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ था। झारखंड बिहार से अलग हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यह बहुत आसान सवाल है, आपके चैप्टर संख्या 1 से पूछा गया है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदार हिल किस जिले में है। तो इसको याद करने का तरीका होता है कि मंदार हिल में बांका, मंदार हिल में बांका, यानी कि बांका मतलब कि बांका हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा मंदार हिल किस जिले में है। तो मंदार हिल बांका जिले में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। चलिए इसका आंसर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता या कांडला है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। हमारे देश की जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ की शासन प्रणाली कैसी है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। ये ऐसा सवाल है जिसका आंसर बच्चा को मालूम रहता है। आप लोग पढ़ने में कमजोर है तो भी, या पढ़ने में तेज है तो भी। तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, इनमें से बीमारू राज्य कौन है। इनमें से बीमारू राज्य कौन है। तो आपका ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, सोशल साइंस के खासकर में, सोशल साइंस में सबसे अधिक जो सही होता है, इनमें से सही वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है गलत, लेकिन 99% संभावना यही होता है कि इनमें से सभी वाला ही सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से बीमारू राज्य कौन है। तो इनमें से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये सब के सब क्या है, बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा बिहार भी सही, मध्य प्रदेश भी सही, उड़ीसा भी सही। यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, सुनामी कहाँ आती है। सुनामी क्या जमीन पर आती है, कि समुद्र में आती है, कि आसमान में आती है। तो जो सुनामी होती है, सुनामी जो होती है वो समुद्र में आती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। अगला सवाल प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो ये पॉलिटी का सवाल है, तो सही उत्तर हो जाएगा, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की प्राइस में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि ही बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। अगला सवाल दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये बहुत बच्चा वाला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो बहुत सारे लड़कों का गलत हो जाता है आंसर, वे लोग टिक मार के आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, वार एंड पीस किन की रचना है? वार एंड पीस किन की रचना है? इसको हिंदी में कैसे पूछा जाएगा? वार का मतलब होता है युद्ध, वार का मतलब होता है युद्ध, एंड का मतलब होता है और, युद्ध और पीस का मतलब होता है शांति। तो इसको इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी आपसे सवाल पूछता है कि युद्ध और शांति किन की रचना है, तो वार एंड पीस को हिंदी में हम लोग युद्ध और शांति भी कह सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले ये बताइए कौन कौन सी वस्तु आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, मछली पालन आता है, और क्या आता है दोस्त? कृषि आता है, मछली पालन आता है, खनन आता है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र, मछली पालन या खनन जो क्रिया है ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है? जल्दी इसका आंसर बताइए। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रसिया में किया गया था, रूस में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेलवे वर्कशॉप जो है वो कहाँ स्थित है? तो रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला सवाल है, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो सुखाड़ है वह एक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। आप लोग मानव जनित आपदा मत कह दीजिएगा, क्योंकि जो सुखाड़ होता है यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे एक मानव शरीर में लगभग 65% जल की मात्रा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होता है वह चूना पत्थर होता है। जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। अगला सवाल है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यदि आपको वोट देना है, मतदान करना है, तो आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आप कितने वर्ष के रहेंगे तो आप वोट दे सकते हैं? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भूस्खलन कैसी आपदा है? भूस्खलन कैसी आपदा है? यह भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जैसे सुखाड़, बाढ़, भूस्खलन, ये सब क्या है दोस्त? या भूकंप कहा जाए, ये सब के सब प्राकृतिक आपदा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कोयला कैसा संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है कि जैव संसाधन है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो कोयला है यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद हम इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्त 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, और सबसे अधिक कपास की खेती कहाँ पर की जाती है? तो महाराष्ट्र में की जाती है। इसको याद रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है, पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल दो धातुओं के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। तो पीतल जो होता है वह तांबा और जास्ता दोनों से मिलकर बना होता है। आप ये वाला ऑप्शन मत मार के आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर तांबा जास्ता तीनों दिया गया है, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा जो पीतल होता है वह तांबा और जास्ता दोनों से बना होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़ या भूकंप? तो सही उत्तर हो जाएगा जो आतंकवाद है, जो आतंकवाद ही एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक प्रकार का मानवीय आपदा है।
अगला सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग इटली बोले या यंग यूरोप बोले, इसका संस्थापक कौन है? तो यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी है। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करते रहिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। यदि 10वीं क्लास संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या परेशानी आती है तो आप लोग इस दिए गए नंबर 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो इसी दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज करके उस क्लास का नोट्स पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? तो भारत में टोटल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या टोटल 61 थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पटना में जो गोलघर बनाया गया है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो पटना में गोलघर है वो क्यों बनवाया गया था? तो पटना में जो गोलघर है उसका उद्देश्य अनाज रखने के लिए किया जाता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नेपानगर प्रसिद्ध क्यों है? नेपानगर प्रसिद्ध क्यों है? तो नेपानगर में अखबारी कागज बनता है, अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मानसीनराम मेघालय में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानसीनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2005 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, जो बीजेपी शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और जो हाथ का पंजा है वह हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी का है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि दोनों एक विपक्षी पार्टी है और एक सत्ता वाली पार्टी है। तो विपक्षी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। अगला सवाल है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल बताइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बढ़िया सवाल है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैसूर के शासक का नाम टीपू सुल्तान था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यह संस्कृत में भी आपको पढ़ना है और आपको सोशल साइंस में भी पढ़ना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इनका जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऐसा कौन ऐसे व्यक्ति है जिनके द्वारा कहा गया था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया था कि बिहार के विकास के बिना, यदि आप बिहार का विकास नहीं करते हैं तो भारत का विकास कभी संभव नहीं है। इसीलिए बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यदि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में समझे तो हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं कि पटना के चिड़ियाघर चलो घूमते हैं। लेकिन पटना के चिड़ियाघर के नाम क्या है? तो पटना के चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। तो इसको याद रखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है।
अगला सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पर आधारित होती है? तो जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो धर्म पर आधारित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, चावल कैसी फसल है? चावल बोले या धान बोले या कैसी फसल है? तो जो चावल हो या धान हो, यह एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल के उदाहरण में चावल एक नाम भी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला और हम लोग का दोस्त अंतिम सवाल दिया गया है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऐसे कौन व्यक्ति है जिनके द्वारा कहा गया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जिमरमैन के द्वारा कहा गया था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। जिमरमैन भूगोल के पहला ही चैप्टर के पहला ही खंड में दिया गया है कि जिमरमैन ने कहा है, पहला ही पेज पर जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आप लोग 50 में से कितने सवाल का सही जवाब दिए, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ, अगले ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।